नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव अपने YouTube चैनल राधाकृष्ण यादव सोशलिस्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने एक नया एपिसोड 2 को लेकर के बहुजन नायक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, नौजवानों के आदर्श, महिलाओं के सम्मानित नेता की आज श्रद्धांजलि है। हम सबके लिए जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, समाज के एक एक तबके को उन्होंने ऊपर उठाने के लिए अपने दिन रात साइकिल से लगाकर गांव-गांव को नाप दिया, ऐसे महान नेताजी के नाम से प्रसिद्ध माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 2 पंक्तियां कहूँगा। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, तेरा नाम एक है। गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया, मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया। हिंदू ने राम नाम से मंदिर सजा लिया। गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है, गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है। गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। इन्हीं पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। यही कुछ पैगाम हम सबके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी था। उन्होंने भी समाज में समानता, बंधुत्व, एकता, भाईचारे को स्थापित किया है। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा जिले के अंतर्गत मैनपुरी गांव में हुआ था। पिता सुघर सिंह के यहाँ माता मूर्ति देवी। उनका विवाह 1957 में मालती देवी के यहाँ से हो गया था और माता का नाम मूर्ति देवी था। साथियों, मालती देवी का देहांत कुछ दिनों में ही हो गया, जिनके सुपुत्र समाजवादी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने दूसरी शादी साधना गुप्ता से भी की, जो कि 2003 और 2000 की समथिंग समय बताया जाता है। साथियों, वो देश की एक ऐसी राजनीति, देश में उन्होंने एक ऐसी राजनीति स्थापित की कि उनके पदचिन्हों पर लोग चलने के लिए मजबूर हुए। मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी, एक साधारण परिवार, एक साधारण किसान परिवार से आने के बावजूद भी, उन्होंने देश में जो एक अपनी अलग छवि बनाई, नेताजी के नाम से अगर कोई जाना जाने लगा तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाने लगे। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम यादव से, शिवपाल सिंह यादव से, राजपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े थे। उनके चचेरे भाई वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं। पिता का, हर एक माता पिता का सपना होता है कि बच्चे को ये बनाएंगे, बच्चे को ये बनाएंगे। हम सभी के माता पिता का सपना होता है, किसी को प्रोफेसर बनाएंगे, किसी को IAS बनाएंगे। लेकिन सुघर सिंह का एक अलग ही सपना था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे को पहलवान बनाना चाहता हूँ। पहलवानी में बहुत अच्छे थे और पहलवानी करते भी थे, और पहलवानी करने के साथ साथ वो एक शिक्षा जगत में भी अपनी रुचि रखते थे, क्योंकि इतने गरीब परिवार से आते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल से ही हुई। उन्होंने घर का बर्डन उठाने के लिए पहलवानी करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक उनके गुरु कह सकते हो या कह सकते हो उनके मार्गदर्शक नत्थू सिंह जी से मुलाकात हुई। नत्थू सिंह जी तत्कालीन इटावा की एक सीट पड़ती है जसवंत नगर, वहां से विधायक थे। वहां से उन्होंने देखा कि यहाँ पर हर एक विधायक या सांसद चीफ गेस्ट बन के जाता है, आज भी और पहले भी जाता रहा है। तो नत्थू सिंह जी जब गए तो उनकी कुश्ती से इतना वो प्रभावित हुए, उन्होंने कहा इस लड़के को हम बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने, और राम सेवक जो इनके गुरु थे,
इन दोनों लोगों ने मिलकर के सोच लिया कि जसवंत नगर सीट अब माननीय मुलायम सिंह जी यादव की हो गई है। उसके बाद उन्होंने गुरु की सीट पर चुनाव लड़ा और जसवंत नगर से वो विधायक बनकर के प्रथम बार 1967 में आए। साथियों, राजनीति से पहले वह आगरा से राजनीति में एमए और बीटी बोलते हैं, जो आजकल बीटीसी कही जाती है, उन्होंने वहां पर ये दोनों कोर्स किए। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीजें कर रहे थे। आजकल क्या होता है, समाज में लोगों ने कहा है कि अगर पढ़ाई राजनीति करोगे तो पढ़ाई से दूर हो जाओगे। मुझे लगता है कि राजनीति वो पाठशाला होती है जो आपको सामाजिक तौर तरीके का सिखाने का कार्य करती है। उसी के बाद वो जब पढ़ने में अच्छे थे, उनका सिलेक्शन इंटर कॉलेज में हो गया, प्रवक्ता के रूप में हो गया, लेकिन वो सामाजिक मुद्दों में सामाजिक भेदभाव से बड़ा परिचित हो चुके थे, क्योंकि पिछड़े समाज से आते थे और उस समय लोग शोषण कर रहे थे दलितों पर, पिछड़ों पर। माननीय कांसीराम जी के बारे में मैंने आपको बताया। दो ऐसे महायोद्धा हुए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए हमेशा मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। उसके बाद उनका जब प्रवक्ता इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन राजनीति के कारण उनको समय ना मिल पाने के कारण उन्होंने अपने शिक्षक पद से पदच्युत कर दिया। उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद वो समाज सेवा में लग गए। उनको कई बार जेल जाना पड़ा। नहर रेट एक आंदोलन चलाया, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें इटावा की जेल में वो 1 साल रहे। उसके बाद वो बनारस की जेल में रहे। उन्होंने कई साल जेलों में बिताया है। साथियों, आज के दौर में अगर माननीय नेताजी अगर आज भी वो हम सबके रगों में जीवित हैं, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता से जीवन जिया है। उन्होंने धार्मिक उन्माद को कभी फैलने नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता ही हमारी मूल जड़ है। उसके बाद वो जैसे जैसे प्रखर होते गए, मुखर होते गए, राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। और उन्होंने, अगर वो उत्तर भारत के नेताओं में अगर देखा जाए तो माननीय नेताजी का एक बहुत बड़ा ओहदा है और पिछड़े वर्ग की जातियों को उन्होंने एक अच्छा ओहदा दिया है। जब उस समय हुआ करता था जब लोग अपने यहाँ खाना खाने नहीं दिया करते थे, तो नेताजी ने एक ओहदा दे दिया लोगों खाट में बैठने का। मुझे लगता है वो इतना बड़ा नेता हम सबके बीच से इतना बड़ा काम करके गया है, तो हमें लगता है हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करनी चाहिए। लड़ाई हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, लड़ाई विचारों की होनी चाहिए। विचारों से क्रांति आती है। अगर मुझे लगता है लोहिया का कोई सपना अगर साकार करने में सक्षम हुआ है तो नेताजी में देखा जा सकता है। आजादी के बाद अगर कोई ऐसे 2 महान नेता, 3 महान नेताओं में अगर गिनती गिनी जाएगी तो उसमें माननीय नेताजी का बड़ा ओहदे से नाम गिना जाएगा। मुझे लगता है वो 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, जहां पर 5 दिसंबर 1989 से लेकर 2 जनवरी 1991 तक प्रथम बार, उसके बाद 5 दिसंबर 1993 से लेकर के 3 जून 1996 तक और 2 अगस्त से लेकर के 11 मई 2007 तक वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सूबे के रहे। उसके बाद उन्होंने, हर एक माता पिता का भी सपना होता है कि पुत्र को बढ़ते हुए देखना, इसलिए उन्होंने अपने सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान माननीय अखिलेश यादव जी को अपने गद्दी सौंप दी और आज वो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और वो एक चीज और इतना बड़ा नेता होने के बाद उसने धीरे धीरे समाज के पिछड़ेपन के जितने भी लोग थे, अपने भाइयों को, अपने समाज के लोगों को आगे लाए। बैंक निदेशक के उस समय चुनाव हुआ करते थे इटावा में, जो आजकल सहकारी बैंक बोला जाता है, वहां पर भी वो चुनाव जीते और अपने भाई शिवपाल जी को उसका नेतृत्व सौंप दिया। उसके बाद और वो विधायक सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही नहीं, साथियों बताना चाहूंगा कि वो विधायक सोशलिस्ट पार्टी से बनकर के आए और वो विधायक बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बनकर के आए। तो आप सोच सकते हैं नेताजी का कितना बड़ा कद था। उसके बाद वो कांग्रेस में राज्य मंत्री भी रहे और जो आजकल आरएलडी है, जिसके नेता युवा नेता जयंत जी हैं, उसके वो एक बार अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा चुनाव वो हार गए। और उसके बाद लेकिन चौधरी चरण सिंह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने गुरु थे। उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य कहीं पीछे ना छूट जाए,
चौधरी चरण सिंह ने उनको विधान परिषद का सदस्य बनवाया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया, जिसके बाद वो नेता सदन के विपक्ष के प्रमुख नेता बन करके आए। वो उसके बाद फिर वो क्या हुआ साथियों, सफर उनका यहीं नहीं रुका। 1996 में वो लोकसभा मैनपुरी से जीत करके आए, उसके बाद और जीते किसके, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जीते और वो सांसद बन करके आए। उसके बाद वो संभल से चुनाव लड़े, संभल जीता उन्होंने। कन्नौज से चुनाव लड़े, कन्नौज जीता। बाद में सुपुत्र को कन्नौज की सीट दे दी, बाद में पुत्र वधु को सीट दे दी। मतलब इतना बड़ा हृदय सबको उन्होंने, अगर नेताजी इसीलिए नेताजी कहलाते थे। मुझे लगता है केंद्र की राजनीति में उनका बड़ा वर्चस्व था। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ लोगों के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। 1996 में वो संयुक्त मोर्चा से जब वो देश के रक्षा मंत्री बने, तो देवगौड़ा की तत्कालीन उस समय पीएम थे देवगौड़ा जी, और वो उनको रक्षा मंत्री बनाया। तो उन्होंने रक्षा मंत्री में कई बदलाव किए, जैसा कि सैनिकों के शवों को जो वितीर्ण छीण हो जाते थे उनको उनके घर में भेजने का काम किया। और बाद में ज्यादा दिन सरकार नहीं चली, उसके बाद मुझे लगता है कि नेताजी के कुछ उनके सिद्धांत हैं जिनको हम और आप सब फॉलो कर सकते हैं साथियों। पहला सिद्धांत उनका है राष्ट्रवाद। उनका राष्ट्रवाद यह नहीं था कि मंदिर मस्जिद पर लड़ाया जाए लोगों को। उनका राष्ट्रवाद यह नहीं था कि महिलाओं में गैर बराबरी की जाए, कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम शोषित हो, तुम अल्पसंख्यक हो। उनके लिए समान भाव था, उनका यह राष्ट्रवाद था। दूसरा उनका था कि लोकतंत्र देश में जरूरी है, और लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इसलिए लोकतंत्र उनका एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत यह था समाजवाद ही सभी जड़ों का सिद्धांत है। अगर समाजवाद नहीं रहेगा तो देश में बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद पनपेगा, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी। साथियों, लास्ट में मैं अपनी बात कहते हुए कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म ही सब जड़ों का अंत है। अगर सेकुलरिज्म से रहेंगे तो भाईचारा बनकर रहेगा तो देश में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा, मंदिर मस्जिद नहीं किया जाएगा। साथियों, एक बात और बताएं, वो अंग्रेजी के हमेशा विरुद्ध थे। उन्होंने कहा था अंग्रेजी सीखो लेकिन अंग्रेजियत मत बन जाओ, गांव से जुड़े रहो। अगर गांव से जुड़े रहोगे तो हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है, उनको समझोगे। उनका संघर्ष पीड़ित समुदाय के लिए था, उनका संघर्ष नौजवानों के लिए था, उनका संघर्ष दलितों के लिए था। माननीय कांशीराम जी से उन्होंने समझौता किया, इसीलिए किया क्योंकि वैचारिक मतभेद नहीं थे उनके। उसके बाद वो पिछड़ा वर्ग के बड़े उभरते हुए नेता बन करके आए। महिलाओं के उन्होंने हमेशा आरक्षण की बात की कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। अगर कोटा विदिन कोटा नहीं होता है तो ये आरक्षण और ये महिलाओं का उद्धार नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है। और एक बात बताऊं, उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले साथियों। उनको 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार दिया गया। और एक चाहिए और होता है भाईचारा। उन्होंने, मैंने जैसा कहा कि अल्लाह कहो या राम तेरा नाम एक है, तो वही उन्होंने कहा कि भाईचारा के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ इसलिए कहा कि अगर हिंदी नहीं रहेगी तो हिंदूवासी कहाँ रहेंगे, हिंदवासी कहाँ जाएंगे। और एक बात बताऊं, आप सब लोग नेताजी को एक चीज से क्रिटिसाइज करते होंगे, वो है अयोध्या गोलीकांड। साथियों, अयोध्या गोलीकांड में उन्होंने कोई बुरा नहीं किया। वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि संविधान के बताए हुए रास्तों में चले। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने बीएचपी और बजरंग दल नेता उसमें हिंसा फैलाना चाहा, और जो अडवाणी जी थे उन्होंने देश में एक अलग उन्माद पैदा करना चाहा। लेकिन हमारे समस्तीपुर में, हमारे बिहार में माननीय नेता, हमारे सबके आदर्श लालू जी ने उनको वहां गिरफ्तार किया। उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद को ढाने का प्रयास किया। उन्होंने कई बार समझाया और उन्होंने बहुत बार समझाया, लेकिन बाद में वो लोग नहीं माने। जब 30 अक्टूबर 1990 को जब नहीं माने वो लोग, तो उन्होंने जबरदस्ती मस्जिद के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। इसलिए यूपी पुलिस ने बाबरी मस्जिद कि आसपास के जो बताते हैं 1.5 किलोमीटर के एरिया को बैरिकेडिंग करने के बाद भी वो लोग नहीं माने। तब 2 नवंबर 1990 पर कार सेवकों पर गोली चलाया, क्योंकि संविधान खतरे में था। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको कैसे भी करके यहाँ से दूर किया जाए, लोगों में हिंसा फैल जाएगी, और हिंसा फैल जाएगी तो लोग उत्तर प्रदेश में एक वैमनस्यता फैलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भाइयों और साथियों,
नेताजी को आज याद करने का समय है। नेताजी को इसलिए याद करने का समय है क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर जाति तोड़ोगे तो समाज जुड़ेगा, जातियां नहीं टूटेंगी तो समाज नहीं जुड़ेगा। लोहिया जी को और गांधी दर्शन को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि अगर जाति टूटेगी तो बेटी और रोटी का संबंध बनेगा, और जब तक बेटी और रोटी का संबंध नहीं बनेगा तब तक जातियों में हम जकड़े रहेंगे। दलितों के नाम पर आपको बांटा जाएगा, पिछड़ों के नाम पर आपको बांटा जाएगा। मुझे लगता है नेताजी को इसीलिए याद करना चाहिए। नेताजी इसीलिए थे कि उन्होंने सब सर्वसंभाव से काम किया, और उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। और हमेशा उन्होंने कहा कि किसी के साथ हिंसा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, आज नेताजी की प्रथम आज डेथ एनिवर्सरी है। हम सब उसको उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इंकलाब, जय समाज, जय मंडल, जय भीम।